नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो गई दोनों सदनों में, और ठीक जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर हमें कोई जवाब नहीं मिला, उसी तरीके से आज एक और मुद्दा जिसके बारे में चर्चा हुई नहीं ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, वो था बिहार का SIR, यानी कि बिहार की जो मतदाता सूची का गहन संशोधन हो रहा है, उस पर आज लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। तो सुनवाई तो दूर की बात है, मेंशनिंग हुई करीब 10:30 बजे, और उस मेंशनिंग के दौरान इस पूरे केस को अब 12 और 13 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। यानी कि हमारे माय लॉर्ड्स को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दबाजी नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितनी भी घपलेबाजी आप कर लीजिए इस इलेक्टोरल रोल में। हमारे जो शीर्ष अदालत है उसको कोई अर्जेंसी नहीं है इस मैटर की। अब आप ये सोचिए, मैं लाइव लॉ के मुताबिक जो भी खबर छपी है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिटेल्स हैं इसकी। अब ये कहा जा रहा था कि 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से एक्सक्लूड कर लिए गए हैं। तो उसके एवज में आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि मंगलवार को, ओरली, मौखिक रूप से ये कहा है कि अगर बहुत भारी संख्या में लोगों के नाम बाहर किए जाते हैं, यानी कि मैस एक्सक्लूजन होता है, तब अदालत इंटरवीन करेगी। अब ये बात जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की जो बेंच थी, उन्होंने पिटिशन को लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद ये कहा कि अब हम ये मैटर 12 और 13 अगस्त को सुनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 12 और 13 अगस्त को क्यों टाल दिया गया? क्या इतना अर्जेंट मैटर नहीं था? कल आपने उनका रवैया देख ही लिया था। कल ये कहा गया था कि आप लोग अपने टेंटेटिव टाइम बता दीजिए और हम कल इसका आर्ग्यूमेंट करेंगे। आज जब बारी आई तो मेंशन हुआ केस और उसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई। अब लिस्ट किया गया है 12 और 13 अगस्त को। अब आज की जो थोड़ी बहुत जो बातचीत उस बेंच के बीच में और जो पिटिशनर के जो लॉयर्स थे उनके बीच में हुई, इसके बारे में बता देते हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा, he told the court about the ECI statement that 65 lakh persons have not submitted the enumeration forms। उन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने ये कहा कि 65 लाख लोग हैं जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, और उन्होंने बेंच को बोला कि इन लोगों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा इंक्लूजन के लिए। तो उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी डीम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि चुनाव आयोग कानून के मुताबिक इसमें काम करेगा। और उन्होंने अश्योर किया कि अदालत उनके कंसर्न्स को सुनेगा। और साथ में जस्टिस सूर्यकांत ये भी कहते हैं, वी आर हियर, वी विल हियर यू, यानी कि हम आपके लिए हैं और हम आपकी बात सुनेंगे। अब कहां से सुन रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बात उनको सुननी चाहिए थी वो उन्होंने सुनी ही नहीं। और वो बोलते क्या है कि वी आर हियर फॉर यू, वी विल हियर यू। समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इस तरीके की बात क्यों की। उसके बाद जस्टिस बागची कहते हैं कि जनवरी 2025 लिस्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इफ देयर वाज नो SIR। ड्राफ्ट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय ECI। योर एप्रीहेंशन इज 65 लाख odd voters will not feature। ECI are seeking correction vis-a-vis 2025 entry। We are overviewing the thing as a judicial authority. If there is mass exclusion, we will step in, bring 15 people saying they are alive। जस्टिस बागची का ये कहना है कि भाई हम जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो करेक्शन कर रहा है वो करेगा, और अगर तब भी मैस एक्सक्लूजन होता है तो अदालत इसमें इंटरवीन करेगी। और साथ में जॉय माला बागची ने यह भी कहा कि आप जाइए और 15 ऐसे लोगों को लाइए जो कि मृतक पाए गए हैं वोटर लिस्ट में और वो अलाइव हैं, यानी कि वो जिंदा हैं, ऐसे 15 लोगों को आप लेकर आइए। कपिल सिब्बल, जो कि RJD MP मनोज झा के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि they know who the 65 lakh people are and if they mention the names in the draft list we have no problem। और उसके बाद जो जस्टिस कांत ने क्या कहा, if draft list is conspicuously silent you will bring to our notice। और उसके बाद राकेश द्विवेदी, जो कि ECI के लॉयर थे, उन्होंने कहा the procedure allows the filing of objections to the draft list, यानी कि जो ड्राफ्ट लिस्ट छपेगी उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शंस होंगे तो प्रोसीजर उसको अलाउ करता है। यानी कि अब आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, SIR में हम कुछ नहीं कर सकते, माय लॉर्ड्स हमारे बेबस हो चुके हैं,
अदालत हमारी बेबस हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जैसे अभी मोदी जी जब सदन के अंदर बात कर रहे थे तो एक बार भी मोदी जी के मुंह से ये ट्रंप नाम के शख्स का उन्होंने नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। और उसी तरीके से ठीक हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो माय लॉर्ड्स हैं वो इस बात की अर्जेंसी दिखाई नहीं रहे हैं कि एसआईआर इज अ सब्जेक्ट जिस पर हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। और किया क्या, 12 और 13 अगस्त को ये पूरी हियरिंग टाल दी गई है। अब आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा जब आप रोज अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, जब आप रोज अदालत की तरफ देखते हैं कि अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है वो फ्रॉड कर रही है, और अगर आप अदालत से भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते तो क्या होगा। आज अदालत ने भी फेल किया और अब एसआईआर के मामले में मुझे उम्मीद नहीं लगती कुछ भी ऐसा होने वाला है। लोकतंत्र सामने से लुटेगा, बिहार का चुनाव पूरा सामने से लुटेगा, ना हमारे अदालत कुछ कर पाई और चुनाव आयोग तो खैर रूलिंग पार्टी से मिला ही हुआ है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आपको बता ही दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ी निराशा आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको दिया है और खासकर इस बेंच ने बहुत उम्मीद लगाई थी लोगों ने। लेकिन क्या क्या कहा जाए आज की इस पूरी प्रक्रिया पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अरुण अग्रवाल जी है, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ। अरुण जी आपका स्वागत है। महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट, लगातार इस केस में वो भी लड़ते आए हैं जैसे अरुण जी लड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है महमूद। और आज की चर्चा में महमूद से शुरू करती हूँ, उसके बाद अरुण जी के पास आती हूँ कि महमूद आपका क्या मानना है। 12 और 13 अगस्त तक अब ये सुनवाई टाल दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर शब्दों में ये कह नहीं दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे उम्मीद मत करिए। आज जस्टिस बागची ने तो ये साफ साफ कह ही दिया। अब बचा क्या है, खेला तो असली हो ही चुका है एसआईआर के साथ। जी नीलू जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार तो कहा नहीं है, और ये उम्मीद जो आप कह रही हैं रोज सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से ये एक समय था, अब वो समय रहा नहीं है। अब लोग नहीं देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट्स की तरफ और दूसरी अदालतों की तरफ, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसी के लिए टाइम नहीं है। और टाइम सच में नहीं है, इस बात की तो हम सब लोग गवाही देंगे। तो अब जब टाइम नहीं है तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय देश में क्या होना चाहिए कि जो लोगों का सॉवरेन है, जो वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्शन के माध्यम से, वो सुरक्षित रहे। बाबा साहब का एक वोट का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ये बात बार बार कहता हूं, कोई काम हो ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे करके सितंबर का मिडिल और अक्टूबर आ जाएगा। इसी सुनवाई के चक्कर में इलेक्शन डिक्लेयर कर देगी चुनाव आयोग, और उसके बाद कोई भी अदालत इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बात मुझे तो साफ नजर आ रही। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की हैं जो एक मुझ जैसे नाचीज इंसान को समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई इलेक्शन लड़े 2 लोग या 3 लोग या 10 लोग भी, तो कोई 1 वोट से भी जीत सकता है और कोई 1 वोट से भी हार सकता है। मुझे ऐसा लगता है। अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठी हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मास एक्सक्लूजन हो जाए तब हमें बताना, तब बताना करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उस समय तय करेंगे। लेकिन ये बात कह देना हमारी उच्चतम न्यायालय द्वारा मेरी समझ में नहीं आई बात। मैं ये समझने की तब से अभी तक चेष्टा कर रहा हूं कि जब मास, अब ये मास की डेफिनेशन अरुण अग्रवाल जी बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि 1 करोड़ मास होता है। इंडिया में तो पॉपुलेशन ही 142 करोड़ की है, तो 60-70 लाख तो कोई वैल्यू नहीं रखते ना। क्या वैल्यू है 60-70 लाख, तो मास की डेफिनेशन में आएंगे नहीं। 1-2-5 लाख तो किसी गिनती में ही नहीं है। और एक नागरिक बेचारा, उसका तो मतलब ही क्या है, उसका तो गर्दन काट दो, सिटीजनशिप ले लो, कान पकड़ के देश से बाहर निकाल दो, धक्के देके कुछ भी कर दो उसके साथ। तो बाद में पूछे देंगे कि भाई साहब आप हो कौन, आप बंगाली बोलते हो या आप उड़िया बोलते हो या आप राजस्थानी बोलते हो या महाराष्ट्रियन बोलते हो, तो हम आपसे बाद में पूछेंगे जब हम आपको धक्का दे चुके हैं किसी दूसरे देश में बंदूक के सहारे। यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। भाई जब 1 करोड़ से ज्यादा 5-7-10 करोड़ लोगों का
नागरिकता चली जाए, मास में चली जाए, मास एक्सक्लूजन हो जाए, तब हमें बताना। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आप दोनों महानुभावों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे समझाएं इस बात को, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये हालत हो गई है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज का काम हमसे मत चाहो, आप, हम नहीं कर सकते। और कैसे बताए सुप्रीम कोर्ट आपको? तो इसका एक ही रास्ता है, आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। अब ये 15 का एक टारगेट दे दिया। अब हमारे बेचारे मजबूत लोग जो पिटिशनर्स हैं वो किसी भी प्रकार से 15 लेके चले गए, तब क्या हो जाएगा? वो 15 तो कम है, 15 तो कोई बात, मास तो होता नहीं, वो 16 ले आओ। अब मतलब जो काम चुनाव आयोग का है उससे सवाल करना है, जो पहला और आखिरी सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, क्या जो आप प्रक्रिया कर रहे हो ये कानूनी रूप से सही है? पहला सवाल ये होना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये कि हम आप पे भरोसा कैसे कर लें कि जो आप कह रहे हो कि हम ये फॉर्म भरवा भी रहे हैं, आप ये भरवा रहे हो, एक एक नागरिक से आपने भरवाए, ये हमें बता दो। ये तो मास इंक्लूजन जो सिग्नेचर करने थे वो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था, भाई आपने मास के सिग्नेचर कराए नहीं कराए फॉर्म्स पे। अब तीसरी चीज क्या होगी उसमें, और भी महत्वपूर्ण, लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना कि ये, और मुझे लगता है कि ये ऑर्डर ये हो जाएगा बीच का रास्ता निकल के कि भाई आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को कंसीडर कर लोगे। ये बीच का रास्ता निकलने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है। दोनों पक्ष में अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके बाहर आएंगे। उसके बाद चुनाव आयुक्त को आप क्या ये 11 डॉक्यूमेंट दिखा देना बीएलओस को, या फिर आप आधार कार्ड दिखा देना, या आप राशन कार्ड दिखा देना, या आप ये जो इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी कार्ड होता है वो दिखा देना। वो मानेंगे ही नहीं ना जब वो आपके सिग्नेचर खुद कर रहे हैं। आप दिखाओ, वो कहेंगे दिखाया नहीं। अब इसका क्या सबूत होगा? ये है बुनियादी बात। जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इसका होगा। नीलू जी का शक्ल पसंद नहीं है, नाम पसंद नहीं है, नीलू जी दिखाती रह जाए मेरे पास ये रहा आधार कार्ड, ये रहा एपिक, और ये रहे 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स, तो जो बीएलओ है उसे नजर ही नहीं आएंगे, नहीं आपने दिए ही नहीं। अब आप साबित कैसे करोगे आपने दिए? ये है बुनियादी सवाल। इस सवाल का, 2 सवालों का जवाब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती तो मेरे ख्याल से, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कल के कल ही ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए और जन आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। आज राहुल गांधी जी वगैरह फ्री भी हो गए होंगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस करके। अब आपने ट्रम्प साहब का भी नाम ले दिया बीच में। नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर की बहस का हश्र हुआ, क्या हुआ? राहुल गांधी ने तो उनको चुनौती दी थी कि भाई आप ट्रम्प का नाम लेके बताइए, आपको मैं चुनौती देता हूं, आप ट्रम्प को झूठा बताइए। एक मुंह से एक शब्द मोदी जी के ट्रम्प के बारे में तो निकला ही नहीं। क्या वही हश्र अब एसआईआर के केस का भी होने वाला है? अगर आंदोलन नहीं हुआ तो यही होगा। ओके, यही होगा, 100% यही होगा। आंदोलन नहीं हुआ तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आधार कार्ड और उसकी परमिशन मिल गई तो बहुत लकी समझना चाहिए हमको। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। वरुण जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग आलोचना ना करें? सुप्रीम कोर्ट को माफ कर दें कि भाई ये तो सबसे उच्च अदालत है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक मिनट, अभी आपने देखिए, अभी आपने देश की एक बहुत बड़ी अदालत पार्लियामेंट की बात कही। वहां पे जो एक्चुअल लीडर ऑफ द हाउस होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, थे ना, चुप बैठ गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, ना इधर की ना उधर की। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये करेगा तो आपको क्यों बुरी लग रही है बातें? मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर आप उम्मीद कर रहे हो पार्लियामेंट तो एक महत्वपूर्ण वो है ना, वहां पे लीडर ऑफ द हाउस चुप है, तो यहाँ आप कोर्ट के जो कोर्ट के लीडर हैं, जजेस, उनसे क्यों चाहते हो कि वो बोले? आप नहीं, लेकिन अदालत और माइलॉर्ड्स के ऊपर ट्रम्प का दबाव थोड़ी ना है। अरुण जी, मैं आप ही के पास आ रही थी कि ठीक है, मोदी जी के ऊपर दबाव हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प। दुनिया में सिर्फ ट्रम्प साहब का ही दबाव है, मोदी जी का किसी के ऊपर दबाव नहीं रहेगा? ये भी आप कमाल कर रहे हो। देखिए, मोदी जी का जो दबाव चलता है ना, वो कमजोर लोगों पे चलता है, पूरी तरह ताकत से चलता है। अगर किसी नागरिक की नागरिकता लेनी है तो दबाव चलता है। मोदी जी का दबाव अंदर चल रहा है और ट्रम्प साहब का दबाव बाहर चल रहा है। मोदी जी को छोड़ देते हैं। अभी 1 घंटा उनको सुन लिया है मैंने, मेरे दिमाग में दबाव मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, दबाव की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के ऊपर किसी और का दबाव, मोदी जी दबाव डालते हैं दूसरे लोगों पे। जज लोया के ऊपर दबाव था नहीं था। नहीं, अरुण जी, मैं अब आपके पास आना चाह रही हूँ कि आज बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे अप्रोच पर
क्या कहा जाए? 12 और 13 अगस्त को अब अगली सुनवाई लगवा दी। बड़े मजे से सूर्यकांत जी कह रहे हैं वी आर हियर, वी विल हियर यू, और उसके बाद जस्टिस बागची ये कह रहे हैं कि भाई अगर मास एक्सक्लूजन होगा तो फिर हम देख लेंगे। ये किस तरीके की बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, और मौखिक रूप से आज कह के सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी बेबसी, अपनी लाचारी को आज साबित नहीं कर दिया? नहीं नहीं, नमस्ते नीलू जी, उन्होंने अपना जो है पूरा तो नहीं, आधा रंग दिखा दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार कहा कि ये निर्भर करता है कि ये केस को कौन सुनता है। दूसरी बात, हमने जब कल ये हो गया कि कौन सुनेगा, तो हमने आपसे, जैसे प्राचा साहब बोल रहे हैं ठीक वही बात मैं भी एक तरह से बोल रहा हूं कि ये क्या करेंगे कि कहेंगे कि नहीं, ये वो जो कल कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो इलेक्टरल रोल जो है ये बेईमानी वाला होगा, और आधार को और वो जो है एपिक कार्ड को ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो महान वकील है कपिल सिब्बल वगैरह, देखिए साहब कितनी बड़ी हमारी विक्ट्री हो गई, आई एम एग्रीइंग विथ हिम। और पीछे का क्या खेल होगा कि अभी तो ये ड्राफ्ट रोल है, इस ड्राफ्ट रोल में डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं। फाइनल रोल जब बनेगा तो सारे वंचित लोगों का, मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का ये वोट काट के बैठ जाएंगे, कर लो क्या करते हो। और ये बात समझ में आ रही है सुप्रीम कोर्ट को। मैं एक चीज पर बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूं कि जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम कि आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हु मेड हिम अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? आपका ओमिशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स आर डूइंग, माने लोगों पर अत्याचार कर रहा है, और उसके लिए और कोई नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ही उसके लिए जिम्मेवार है। जो जज, और मैं ये बड़े इससे बोलता हूं, जो भी ये कहें, जिस जज की जवान की नहीं कीमत है वो जज कैसा। मैंने जस्टिस राजेंद्र बाबू को यहां पर जब कर्नाटक में थे, कोर्ट हॉल नंबर 10 में, वो रिट का कोर्ट होता था, एक ही रिट का कोर्ट था, और वो बाद में चीफ जस्टिस बने ऑफ इंडिया, भले वो 1 महीने के लिए बने छुट्टी में, लेकिन बने। उनको हमने यही बात कही थी कोर्ट में कि योर लॉर्डशिप, योर वर्ड इज योर ऑनर। जो आदमी ये कहे कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का जो है केस 12 तारीख को कि मैं सुनूंगा, और अगर वो अपॉइंट कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, और उसके बाद वो 17 को अपॉइंट करते हैं, 19 तारीख को वो नहीं सुनते, होली के बाद नहीं सुनते, 3 बार डेट पड़ी और उन्होंने नहीं सुना। उनकी क्या प्रायोरिटी है? और फिर कहते हैं दे आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अरे आपने उस बेईमान को वहां बैठाया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और आप जो है उसके बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई उम्मीद मत करिए। मैं आपको, तो मुझे ये लग रहा है, मैं अब सीजीआई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये जानबूझ के जस्टिस सूर्यकांत को दिया गया ताकि ये केस बिल्कुल एक तरीके से डिरेल कर दिया जाए? लेट्स कॉल इट आउट। डिसऑनेस्टी से ये किया जा रहा है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन सेइंग इट क्लियरली नाउ? अरुण जी। नहीं, ये तो एक, मैंने पहले भी कहा कि बड़ा एक्सीडेंट है कि जब भी ईवीएम वगैरह का केस होता है तो हरदम नंबर 2 के पास जाता है। इस केस में थोड़ी कंटिन्यूटी थी कि जस्टिस बागची, जस्टिस धूलिया रिटायर कर रहे थे अगले महीने, और जस्टिस बागची के साथ जो है ऊपर में ये जो सीनियर जज थे वो जस्टिस सूर्यकांत थे। तो वो जो है हो सकता है कंप्यूटर से या जो भी है, और सबको ही कोई एप्रीहेंशन था, एक को नहीं, कोई बोले चाहे नहीं बोले। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है जस्टिस ए.के. गोयल की चिट्ठी है, और मैं आपको उसके चंद वो पढ़ देता हूँ जिसमें वो क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, जब ये इनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था हिमाचल प्रदेश का, तब इनके कहने पर ये जो चिट्ठी लिखे, इनको 10 महीने तक जो है चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, और फिर एक बैग जिस दिन गोगोई साहब ने ओथ ली, इनको बनाया गया। उसमें उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ देता हूं। आई एम इन रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट विद द प्रपोजल. My opinion was sought last year by the then Chief Justice of India on complaints of corruption against Mr. Justice Suryakant. I had given my opinion dated 11th March 2017.
inter alia suggesting obtaining of independent valuation reports of the properties acquired by the judge mentioned therein. I had also given opinion about other complaints relating to corruption and casteism. A copy of the opinion is annexed for ready reference. I have no feedback about the outcome of the same. As per my assessment, Justice Suryakant is not suitable for appointment as Chief Justice till thorough inquiry is conducted, as I have already opined. मैंने एक शब्द अपने तरफ से नहीं बोला है. ये एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी है जो उन्होंने उस समय के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनको इन्होंने 12 जनवरी 2018 को लिखी थी. उस चिट्ठी के बाद इनका जो अपॉइंटमेंट 10 जनवरी को हुआ था, वो अपॉइंटमेंट 3 अक्टूबर तक उसको नोटिफाई नहीं किया. ये जाहिर है कि ये चिट्ठी गई होम मिनिस्ट्री में, या सॉरी ये मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशरी अफेयर्स वाली उनके यहाँ गई. इस चिट्ठी ही के कारण उनका नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेजियम ने दोबारा इनका अपॉइंटमेंट के लिए इंसिस्ट नहीं किया. उसके बाद कौन क्या किया इस चिट्ठी से सरकार ने? क्या ये चिट्ठी का इन्होंने कोई आईबी से इंक्वायरी कराई या नहीं कराई, और फिर इनको अपॉइंट कर दिया जैसे ही गोगोई साहब चीफ जस्टिस बने उसी दिन. आप डेट देखिएगा, इट इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. और उसके बाद क्या होता है कि 30 जनवरी 2019 को एक मैगजीन में ये आता है कि इनको जो है प्रमोट करके जो है सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, और अगर लाया जाएगा तो इतने 15 महीने के लिए ये चीफ जस्टिस बनेंगे. और उसके अंदर में ये सारी चिट्ठियां और एक और इनके उसके उसमें जो है वो छापी गई. मैगजीन का नाम है कैरावैन, इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए. तो जब ये चीजें होती हैं और हम ये देखते हैं कि हर फैसला सरकार के फेवर में जा रहा है, लोगों का यहाँ पर पूरा जो है जो एक यूनिवर्सल सफरेज है लूटा जा रहा है, और लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही होगा कि ये मामला टला जाएगा. 2-3 चीजें जो आइडेंटिफाई की. अरुण जी, आज क्या एक बार फिर से ये साबित नहीं हो गया कि जस्टिस सूर्यकांत इज नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? डज ही एक्चुअली डिजर्व? अगर जो चिट्ठी आपने पढ़ के सुनाई है और जिस तरीके से वो लोकतंत्र के साथ पेश आ रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का केस हो, चाहे उसके पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर का केस हो, डज ही डिजर्व टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भाई, इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन द ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम, ही डिजर्व्स टू बिकम. अब ये हमें नहीं मालूम कि उस कॉलेजियम में ये सारे. अरुण जी, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई सरकार की आंखों में वो बनेंगे और वो डिजर्व भी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने उनको चुन लिया है ताकि सरकार का पूरा एजेंडा वो पेडल करते रहे. हाँ, तो अब ये है कि चूंकि ये चिट्ठी तो हमने तो लिखी नहीं है, या कोई हम तो इसमें कोई एलिगेशन लगा नहीं रहे हैं. ये चिट्ठी जो है इंटरनेट पर जो है 5 साल से पड़ी हुई है, 6 साल से पड़ी हुई है. क्या तो ये कहें कि ये चिट्ठी झूठ है, जस्टिस गोयल की चिट्ठी झूठ है, या अगर सही है तो इस चिट्ठी का क्या जवाब दिया? इसको तो ये लोग पब्लिक डोमेन में रखे ना. अगर नहीं रखेंगे तो लोग तो इस चिट्ठी को पढ़ के, आज देखिए लोग जस्टिस गोगोई और जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये मैं उसको छोड़िए. तो आज इस चिट्ठी को भी तो लोग देख के, जब उनको पता चलेगा और देखेंगे कि उनका जो है मत लूटा जा रहा है, देखेंगे कि एक बेईमान चुनाव आयोग को उन्होंने वो कुर्सी पर बैठने का जो हक दिया, वो केस जो है इन लोगों ने 1.5 साल तक नहीं सुना, और जब अपॉइंटमेंट हो रहा था तब भी नहीं सुना, और ये बोल के कि अगर सरकार अपॉइंट कर देती है तो हम उनको देख लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, जो वाइडली रिपोर्टेड है. तो आदमी जो कम बुद्धि का है, उतनी तीव्र बुद्धि का नहीं है, वो तो कोई ना कोई कंक्लूजन तो लगाएगा. और मैं आपको एक और बात आज बताता हूं. 93 सेंट्रल सर्विसेज आईएएस ऑफिसर्स, जो उस रैंक के फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ने एक चिट्ठी लिखी जो है ओपन लेटर, जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही,
मतलब कि ऐसा लगता है कि, और वो कहते हैं कि हमने देश चलाया है, हमने निष्पक्ष होके चलाया है, और उसमें वो कहते हैं कि पहले होता था कि सबको इंक्लूड करो, कोई सिटीजन नहीं है, ये आपका जिम्मा है उसको प्रूफ करने का। सिटीजन एक्ट के अंदर में ये उसका काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। कोई ऐसे दस्तावेज सरकार ने दिए ही नहीं, और आप जानबूझ के ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जिससे कि उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वंचित लोगों को, गरीब लोगों को मत का हक छीनने के लिए आपने ये काम किया है। और ये देखिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना वो कमजोर है कि बूथ लेवल ऑफिसर पर आप रिलाई कर रहे हैं। और आगे देखिए सबसे अहम बात ये कहते हैं अजीत अंजुम का वो लेके, इट इज अबंडेंटली क्लियर दैट फ्रॉड एंड फोर्जरी ऑन अ मैसिव स्केल has occurred. There is video evidence to show that voter forms have been filled up by not the voters but en masse, जो अभी आप प्राचा साहब कह रहे थे कि भाई व्हाट इज, कितना बड़ा आपको चाहिए, en masse by BLOs sitting in officially provide, ये बहुत देखिए ये बड़ा ये है ऑफिशियली प्रोवाइडेड। जी अरुण जी, एक सवाल मैं प्राचा से इस समय करना चाह रही हूँ कि आप signatures of thousands of those voters were forged in an organized manner। मतलब आप सरकार के दफ्तर में बैठ के फ्रॉजरी किए हैं। ये कौन कह रहा है? जो इस सरकार को चलाए हैं वो लोग कह रहे हैं। क्या बचा? नहीं, लेकिन वही सवाल मैं प्राचा से करना चाह रही थी कि प्राचा अब हमारे पास विकल्प क्या बचा है? सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, अपनी बेचारगी बता दी, अपनी लाचारगी बता दी, या कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए, मैं उतने उस एक्सटेंट तक नहीं जाऊंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब विकल्प क्या बचा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? आपने कहा कि इस केस को विड्रॉ कर ले, SIR का केस, और सड़क पर उतरे, लेकिन क्या चुनाव का बहिष्कार का अब समय नहीं आ गया है कि जो विपक्षी दल है वो कम से कम अब चुनाव का बहिष्कार के बारे में सोचे, वरना बचा क्या है? देखिए, मैं क्योंकि हम लोग कोर्ट्स में रोज जाते हैं और कोर्ट्स के हालात समझते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि वो सारा देश ही वही ठीक कर देंगे, ये मेरे ख्याल से अब ये ख्यालों की बात रह गई। हालांकि पावर्स हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया इसीलिए था कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचाए। राइट टू वोट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना, राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो बेसिक स्ट्रक्चर में है हमारे। अब लेकिन हालात ये हैं कि अब जजेस चाहे सही तरीके से या बुरे तरीके से पिछले 11 साल में इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए। हम लोग तो खुद, मतलब मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस में ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए हमें बचाए। मुझे जितना बड़ा शॉक लगा था, इसीलिए मैं तो ये समझता हूं कि ये हमारी उम्मीद तो मतलब किताबी बात पे और टेक्निकली सही हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से करना कि वो इतनी बड़ी जो एक सिस्टम चल रहा है पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करके, ये बताइए कि अदालत सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी अदालत से उम्मीद करना सोल्यूशन नहीं होगा। नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है, करें और इलेक्शन का बायकॉट करें और सड़क पे आए। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद मत कीजिए आज, लेकिन क्यों नहीं उम्मीद की? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब आज फिर या तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ नहीं खड़ा है, लोगों के साथ नहीं खड़ा है, नागरिकों के अधिकार के साथ नहीं खड़ा है। इशारों में क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, समझना चाहिए ना, रीड बिटवीन द लाइंस। इलेक्शन कमीशन भी तो संवैधानिक, जैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे इलेक्शन कमीशन, तो वो कह तो रहे हैं ये भी तो संवैधानिक व्यवस्था है। हम कौन से, हमारे कौन से कोई एक्स्ट्रा है हम कुछ? भाई एक सबसे ऊपर संवैधानिक व्यवस्था में एक बॉडी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो वही है, आर्टिकल। तो बात यहीं से आती है ना कि आप जितना बुरा इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हम भी तो वही हैं, जैसे वो है वैसे हम हैं।
तो अब जनता के साथ जो उम्मीदें हैं इन सभी संस्थानों में बैठे ईमानदार लोगों की, उसको पूरा करने का वक्त आ गया। जनता को आगे आना पड़ेगा। ऑपोजिशन पार्टीज अगर अपने आप को देशभक्त कहती हैं तो उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये देश जो है तैयार बैठा है, देश की जनता तैयार बैठी है अपने देश को बचाने के लिए, और बचाने के लिए सबसे पहला काम है अपने वोट का जो अधिकार है ना, सॉवरेनिटी ट्रांसफर करने का अधिकार बचाने के लिए, नागरिकता बचाने के लिए जनता तैयार बैठी है। अब हम इसको कितनी भी तरीके से घुमा घुमा के बोलते रहे, सुप्रीम कोर्ट को बुरा बोल रहे, इलेक्शन कमीशन को बुरा बोल रहे, मोदी जी को बोल रहे, ट्रम्प साहब के डर में बोल रहे, कुछ नहीं होने वाला, सब फिक्स है। ये आरएसएस और बीजेपी की लोगों की जो खाले है ना इतनी मोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब राहुल जी ने इतना बोल लिया, मोदी जी को फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको फर्क पड़ने वाला है सिर्फ एक चीज से, आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे तो ये अपने आप ही पैसा बटोरेंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, यही होगा। उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। हम सुबह से लेकर रात तक आप बहस करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ नहीं होगा। मैं तो रोज जा रहा हूं ना सब अदालतों में, मैं बोल रहा हूं ये बात। अब इसका मुझे कुछ भी अंजाम भुगतना पड़े, लेकिन सच्चाई यही है। या तो हम जनता खड़े होके, अगर जनता ही खड़ी हो जाए तो हो सकता है रीढ़ की हड्डी और ईमानदारी की बात हमारे ज्ञानेश कुमार जी के अंदर ही आ जाए। बांग्लादेश का हाल तो उन्होंने देखा है। का तो कुछ भरोसा है नहीं, जैसे धनखड़ साहब का जमीर आखिरी दिनों में आ गया ना। और अगर जनता उनके साथ खड़ी हो जाती तो इस्तीफा भी नहीं देते। अगर 1 लाख लोग उनके घर के बाहर चले जाते उस समय कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इलेक्टेड आदमी हो, 528 वोट तुम्हें मिले, इस्तीफा मत दो, खड़े हो, देश के लिए खड़े हो, संविधान के लिए खड़े हो, इस्तीफा नहीं देते वो। लेकिन उन्हें पता था, जज लोया का पता था ना उन्हें, और उन्हें पता था। अब कहां है वो इतने दिन से? धनखड़ साहब का एग्जांपल बेस्ट है, कहां है वो? नीलू जी आप बता दीजिए। ये अरुण अग्रवाल साहब तो अंदर की बहुत सारी बातें जानते हैं, वो हैं कहां? धनखड़ साहब कहां है? वो सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहां है? गए कहां वो? लेट्स पुट असाइड धनखड़ फॉर अ मोमेंट। लेकिन अब जो ऐसे कोई भी गायब हो जाएगा ऐसे। धनखड़ साहब देखिए, जो प्रोटोकॉल है उसमें नंबर 2 पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनसे नीचे आते हैं। मैं यही तो बता रहा हूं आपको। ये तो है ही। धनखड़ साहब छू हो गए, गायब। नहीं, तो मैं एसआईआर के नीचे आते हैं। लेट्स नॉट डाइग्रेस। लेकिन जी अरुण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ आखिरी सवाल के साथ। हाँ, नहीं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब प्राचा ने ये कहा है कि सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं बचा है। कोर्ट्स ने ये इशारा कर दिया है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है, बेबस है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो साथ भी नहीं देंगे जनता का। तो अब क्या बचा है हमारे पास? साथ देंगे नीलू जी, ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो साथ देंगे। जनता सड़कों पे आ जाए, देखो आप कैसे यही अदालतें फैसला करेंगी। न्याय लेकिन अब एसआईआर का केस अब आगे कैसे बढ़ता? अरुण जी, मेरा तो ये सोचना है, सुनिए, मेरा ये सोचना है कि जो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम 3 तारीख से आंदोलन चालू करेंगे, उस आंदोलन को वो रोके नहीं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी विरासत है कमजोर लेफ्ट मूवमेंट में, जो वंचित लोगों के, जो वाकई अबव कास्ट एंड एवरीथिंग। आज सीपीआई एमएलई का वो है जिसका कि एक बोनाफाइड है, उनके पास आदमी है, भले वो गरीब हो, तो वो अपना एजिटेशन चालू रखें। और वो इतने हैं, वो जब एक बार चुनाव आयोग से मिले और बाहर आए तो समझ में आ गया कि ये जो है ज्ञानेश गुप्ता 1 नंबर का बेईमान आदमी है। और आके इतनी ही बात वहां बाहर आके कह भी गए कि ये जो है वो भाई चोरी चोरी होती है बेईमान। देखिए, आप मुस्कुरा देते हैं प्राचा जी, उन्होंने क्या कहा कि ये वोट की चोरी कर रहे हैं। तो कोई पैसे की चोरी करता है तो कोई वोट की चोरी करता है तो उसको बेईमान आप नहीं कहेंगे। ये आज जो है मेरे पास ये जो चिट्ठी है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करा हुआ हूं, 93 आईएएस ऑफिसर्स हैव साइंड, और वो भी यही कह रहे हैं कि ऑफिस में बैठ के तुम फर्जीवाड़ा किए हो। तो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा बेईमानी का। जो लोग जानते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो नेता हैं, जो आईएएस अफसर रह चुके हैं, जो देश को चलाए हैं, इसमें मैंने एक ही कमेंट था कि काश इसमें 1-2 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर का भी दस्तखत होता, क्योंकि ये जितने लोग हैं 50-60% का ये लेवल था कि वो भी इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। उनकी क्वालिफिकेशन इनसे इंफीरियर है। और ये एक अर्सी होती है कि एक कलीग को नहीं कंडेम करते,
full marks in 93 officers ने, they have not minced words, बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये कैसे एक्सक्लूशनरी हो गया, कैसे, और दे यूजिंग द सेम वर्ड्स जो आप और हम और दीपांकर भट्टाचार्य इसको यूज करते हैं, भले वो कोर्ट ना यूज करे, कोर्ट के पास समय ना हो। हम लोगों ने भी देखा है कि वो रणवीर बाजिया का जब केस था और चंद्रचूड़ साहब का लड़का जब आर्ग्यू कर रहा था, तो उसमें जो है कैसे उस समय जज साहब ने कहा था कि डोंट थिंक दैट वी आर सिटिंग इन आइवरी टावर्स, हमको मालूम है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। जो आपने अल्फाज लिए वो आपने ऑस्ट्रेलिया से चुराए थे, मैंने उस चीज को सुना है। तो क्या आज इनको वस्तुतः स्थिति नहीं मालूम है कि हरियाणा में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ, और उसके बावजूद क्या उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी अपॉइंटमेंट में उस फाइल पर ये बैठे रहे, न्याय नहीं किए। न्याय समय से नहीं करना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, टाइमली होनी चाहिए। बस बहुत संक्षेप में एक लास्ट में एक टिप्पणी मैं प्राचा से लेना चाह रही हूँ कि प्राचा, क्या एसआईआर का खेल खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो एक फाइनल लिड होती है वो लगा दी है, ये कहते हुए कि 12 और 13 अगस्त को होगा। अब 12-13 अगस्त को हो या 12-13 अक्टूबर को हो, अब तो कुछ पता है नहीं कि क्या होना है। क्या खेल एसआईआर का खत्म हो चुका है जहां तक कोर्ट्स का सवाल है? बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी। कोई चीज खत्म जब होती है जब शुरू होती है, जब शुरू ही नहीं हुआ था तो खत्म कैसे? वो तो पहले शुरू ही नहीं हुआ था ना कभी भी। ये तो एक आरएसएस और बीजेपी को मदद करने के लिए केस डाले गए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई कोर्ट का भी एक ठप्पा लग जाएगा, कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी, आप लोग झूठे हो, ये इतना भर काम है और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जितना ये काम मुश्किल लग रहा है अभी, no, the only option, Pracha, which is left is to withdraw the Supreme Court cases on SIR. मतलब विड्रॉन के बराबर ही है ना। अब उसमें फिर आप तो अब खुद कह रही हैं, फिर भी वो तो बराबर ही है विड्रॉन के। मतलब एक फॉर्मेलिटी कर लें तो हमारा मॉरल अपर ग्राउंड हो जाएगा कि अब हम सड़क पे जाके आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितनी ये काली घनी जो और अंधेरी रात नजर आ रही है ना, उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है। ये एक दिन जब जनता सड़कों पे आना शुरू करेगी, हमारे सारे संवैधानिक संस्थान, यही इलेक्शन कमीशन धनखड़ साहब बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, यही हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो उन्होंने 2018 में गुहार लगाई थी, अच्छे बुरे सब हैं, बुरा भी अच्छा बन जाता है जब जनता सामने आती है, क्योंकि उसको पता होता है ना कि अब मेरे पास वो काम करने के बाद बचने का रास्ता नहीं है, हमारे मालिक असली आ गए सड़कों पे। ये बुनियादी बात है। हम कितनी बहस कर लें, कुछ कहते रहे, कुछ नहीं होगा। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में सर। हाँ, ये मैं बहुत संक्षेप में, हमने कहा उनको भी मालूम है कि उनका खेल जो है लोगों ने समझ लिया है। अब ये है कि आप किस लेवल तक जो है बेशरम होके उस खेल को करते जाइए। और हमने ये देखा गोगोई और चंद्रचूड़ के समय में कि ये कैसे वो खेल हुआ, ऐसा नहीं है। और मेरी तो यही हिदायत है कि जैसे इन लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को काम करने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमको अगले 12 दिन तक 15 दिन तक फुर्सत नहीं है, उसके बाद सुनेंगे। तो उसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली सीपीआई एमएल, ये लोग जरूर सड़क पे आवें और ये इंतजार नहीं करें कि 12 और 13 को जो है कोर्ट से हमको कोई राहत मिलेगी। अगर सुनिए, अगर कोर्ट ने ये वाला जो ये बना रहे हैं नया इलेक्टरल रोल, अगर इसको उखाड़ के नहीं फेंका तो आप ये मान के चलिए कि ये चुनाव जो है, चुनाव आयोग ने मैनिपुलेट कर दिया ये चुनाव इन फेवर ऑफ द बीजेपी। और जिस तरह से कोर्ट की का वो हो रहा है, उससे लगता है कि यही होगा। और वही बात जो प्राचा साहब ने कहा कि एपिक और उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, लेकिन चूंकि पावती नहीं दिए हैं उसके बाद भी सारे वोट काट देंगे। ठीक है, यही प्राचा कुछ कह रहे थे आप अंत में? देखिए, ये 12 तारीख की डेट 2 तारीख की हो जाएगी, आंदोलन शुरू कर दो आप। 3 तारीख को अगर बड़ा आंदोलन हो गया, 4 तारीख की डेट हो जाएगी अपने आप। मैं बता रहा हूँ ये बात, ऐसी बातें मुझसे कहलवाइए मत, क्योंकि मैंने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन मैंने खुद देखा, खुद पार्टिसिपेट भी किया उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दी थी, तो रिव्यू में अपनी ही जजमेंट को इतना बड़ा क्रिटिसिज्म कुछ दिन पहले दी हुई मैंने किसी और जजमेंट में नहीं देखा। क्यों?
क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपनी जजमेंट पलट दी। मैं आपको ये बता रहा हूं, यही है तोड़ इसका, वरना कुछ नहीं होगा, आप करते रहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर उनकी तारीफ ना करें आंदोलन होते ही, तो मुझे बताइएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा पूरे देश से। आंदोलन हो जाए बस अपने, ये सो मोटो कॉग्निजेंस लेके अगर इलेक्शन कमीशन को इसको हटा के ज्ञानेश कुमार जी को दूसरा वाला अपॉइंट करने की प्रक्रिया शुरू ना करा दे सो मोटो, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, आंदोलन शुरू हो जाए बस। आज ज्ञानेश कुमार जी को हटा देंगे, बोलेंगे कि ये हमारी उस जजमेंट के खिलाफ थे, दूसरा अपॉइंट करो, नया पैनल बना के जिसमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और एक प्राइम मिनिस्टर होगा। ये रातों रात हो जाएगा, आंदोलन होना चाहिए बस। अब उम्मीद तो सभी लगा रहे थे अदालत से, लेकिन आज की हमारी जो चर्चा पूरी हुई है उससे मुझे चौसर की एक पोएम याद आ गई। उसमें एक लाइन थी कि what shall the if the gold rusts what shall the iron do, यानी कि अगर सोने में ही जंग लग जाएगा तो बेचारा जो लोहा है वो क्या करेगा। अब मुझे नहीं पता कि अदालत से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, बट जो SIR का जो पूरा केस है वो पूरा मुझे डिरेल लग रहा है। और मेरा इंडिविजुअल ये मानना है, और खुद प्राचा और अरुण सर ने ये बात बोली कि अब सिवाय आंदोलन के अब और कोई चारा नहीं बचा है। क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा 12 और 13 अगस्त को मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी और जनता बिहार की क्या करेगी वो अब देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरुण जी, महमूद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।